एक देश है जो आज खुद को बहुत विनम्र और बहुत उन्नत दिखाता है। दूसरा देश है जो अब केवल कहने भर को राजशाही रह गया है। आर्थिक अस्थिरता और यूरोप तथा एशिया में आक्रामक तानाशाही शासनों के उदय के परिणाम स्वरूप हुई। यूरोप में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ने युद्ध का तात्कालिक कारण बना। जापान ने एक तेज और आक्रामक अभियान चलाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जापान ने ब्रिटिश भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। जापान का आक्रमण मार्च 1944 में इम्फाल पर हमले के साथ शुरू हुआ। अप्रैल 1944 की शुरुआत में जनरल कोटोकू सतो के नेतृत्व में 31वीं डिवीजन कोहिमा पहुंची और उनका उद्देश्य एक देश है जो आज खुद को बहुत विनम्र और बहुत उन्नत दिखाता है। दूसरा देश है जो अब केवल कहने भर को राजशाही रह गया है, और वह देश भी है जिसकी जमीन पर इस गाथा की रचना हुई। अहंकार से प्रेरित संघर्ष इतने विनाशकारी परिणामों तक कैसे पहुंच सकते हैं? 20वीं सदी की दो महाशक्तियों को इतनी विनाशकारी स्थिति तक क्या लेकर गया? क्यों कोहिमा की लड़ाई को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक माना जाता है? ब्रिटिश बनाम जापान, दुनिया पर विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित अहंकार का संघर्ष। आइए आज इस इतनी प्रसिद्ध लड़ाई को इनर कॉल के अंतर्मन से देखें। शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह वीडियो पूरी तरह से कुछ आधिकारिक वेबसाइट्स, किताबों, प्रसिद्ध न्यूज़ पब्लिकेशन के आर्टिकल्स, उपलब्ध पब्लिक डेटा, रिसर्च और AI के आधार पर बनाई गई है। साथ ही संभव लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो कृपया इसे एक ऐतिहासिक प्रसंग के रूप में देखें। मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद बची हुई अनसुलझी तनावपूर्ण स्थितियों और प्रतिद्वंद्विताओं के साथ आर्थिक अस्थिरता और यूरोप तथा एशिया में आक्रामक तानाशाही शासनों के उदय के परिणाम स्वरूप हुई। वर्साय की संधि 1919, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोप दी गई थी, ने व्यापक असंतोष और आर्थिक कठिनाई को जन्म दिया, जिससे एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के उदय के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। इसी समय इटली में मुसोलिनी और जापान की सैन्यवादी सरकार ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए विस्तारवादी नीतियों को अपनाया। यूरोप में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ने युद्ध का तात्कालिक कारण बना, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एशिया में जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने उसे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ गया। इन आक्रामक कदमों और कूटनीति तथा तुष्टीकरण की विफलता ने दुनिया को एक ऐसे संघर्ष में झोंक दिया जो इतिहास का सबसे घातक युद्ध बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन एलाइड पावर्स का हिस्सा था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना शामिल थे। इनका उद्देश्य एक्सिस पावर्स की आक्रामकता को रोकना था। दूसरी ओर जापान एक्सिस पावर्स के साथ था, जिसमें जर्मनी और इटली भी शामिल थे, और वह ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर के नाम पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने साम्राज्यवादी इरादों को बढ़ावा दे रहा था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था, जिनमें बर्मा, म्यांमार, मलया, मलेशिया, सिंगापुर, नॉर्थ बोर्नियो और हांगकांग शामिल थे। ये क्षेत्र व्यापार और सैन्य रणनीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। हालांकि युद्ध के दौरान जापान ने एक तेज और आक्रामक अभियान चलाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें मलया, सिंगापुर, बर्मा, डच से इंडोनेशिया और फ्रेंच इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया शामिल थे। जापान ने फिलीपींस पर भी कब्जा कर लिया और थाईलैंड के साथ गठबंधन किया, जिसने जापानीज ट्रूप्स को वहां पहुंचने की अनुमति दी। जहां ब्रिटेन अपनी उपनिवेशों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था, वहीं जापान का कब्जा एशिया में अपनी प्रधानता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था।
1945 में जापान की हार के बाद ब्रिटिश क्षेत्रों को संक्षेप में बहाल किया गया, लेकिन जल्द ही स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिससे साउथ ईस्ट एशिया का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। 1942 में बर्मा पर नियंत्रण हासिल करने के बाद जापान ने ब्रिटिश भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। बर्मा को एक रणनीतिक आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन यूगो के तहत जापान का आक्रमण मार्च 1944 में इम्फाल पर हमले के साथ शुरू हुआ। उनका उद्देश्य इस शहर पर कब्जा करना था, जो उत्तर पूर्वी भारत में ब्रिटिश आपूर्ति बेस के लिए महत्वपूर्ण था। बर्मा से आगे बढ़ते हुए जापानी सैनिकों ने चिंदविन नदी को पार किया और अराकान क्षेत्र तथा मणिपुर की पहाड़ियों के दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए इम्फाल को चारों ओर से घेर लिया, ताकि ब्रिटिश सेना की मदद और आपूर्ति को काटा जा सके। जब इम्फाल पर घेराबंदी जारी थी, जनरल कोटोकू सतो की अगुवाई में एक अलग टुकड़ी नागा पहाड़ियों के रास्ते कोहिमा की ओर बढ़ी। उनका लक्ष्य दीमापुर और इम्फाल के बीच की महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग को काट देना था। कोहिमा पर जापान के हमले ने ब्रिटिश भारत में अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को दिखाया, लेकिन उनकी रणनीति में गंभीर खामियां भी उजागर हुईं। अप्रैल 1944 की शुरुआत में जनरल कोटोकू सतो के नेतृत्व में 31वीं डिवीजन कोहिमा पहुंची और उनका उद्देश्य दीमापुर इम्फाल आपूर्ति मार्ग को काटना और इम्फाल में मित्र देशों की सेनाओं को अलग थलग करना था। जापानियों ने घेराबंदी की रणनीति अपनाई और घने नागा पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए गुरिल्ला युद्ध और अचानक हमले किए। उनका रिलेंटलेस असॉल्ट, जो 6 अप्रैल से शुरू हुआ, गैरिसन हिल और डिप्टी कमिश्नर के बंगले जैसे प्रमुख स्थानों पर केंद्रित था, जिसमें कुख्यात टेनिस कोर्ट भी शामिल था, जहां हाथों हाथ भीषण युद्ध लड़ा गया। हालांकि इलाके की कठिन भौगोलिक स्थितियों और उनकी अत्यधिक फैली हुई आपूर्ति लाइनों के कारण जापानी सैनिक भूखमरी और बीमारियों से जूझने लगे। ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा कोहिमा की रक्षा 6 अप्रैल से 22 जून 1944 तक न केवल एक सैन्य प्रयास था, बल्कि यह नागा लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग भी था, जिनके योगदान ने एलाइड पावर्स की जीत को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। 161वीं भारतीय इन्फैंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर ह्यूग जोन्स के नेतृत्व में शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना ने जापानी सेना के लगातार हमलों का सामना किया। ये हमले गैरिसन हिल और डिप्टी कमिश्नर के बंगले को निशाना बनाते थे, जिसमें बगल का टेनिस कोर्ट भीषण युद्ध का केंद्र बन गया था। नागा जनजातियों, विशेष रूप से अंगामी नागाओं ने स्काउट्स, गाइड और पोर्टरों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने घने और दुर्गम इलाकों में सप्लाई पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने में मदद की। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे अंगामी जपू फिजो, जो बाद में नागा इतिहास और विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति बने, और स्थानीय नेता पीएलही पीएनयू ने नागा समुदाय को संगठित करने के लिए नागा हिल्स के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स पॉसी जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के साथ समन्वय किया। खोनोमा गांव वासियों और चाखेसांग नागाओं ने जापानी सेना की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी, जिससे रक्षकों को हमलों का पूर्वानुमान लगाने और प्रभावी प्रतिरोध की रणनीति बनाने में मदद मिली। अप्रैल के मध्य में मेजर जनरल जॉन ग्रोवर के नेतृत्व में दूसरी ब्रिटिश इन्फैंट्री डिवीजन की अतिरिक्त सेना पहुंची, जिसने रक्षा को और मजबूत किया। 13 मई तक जापानी घेराबंदी तोड़ी जा चुकी थी और 22 जून तक जापानी सेना पीछे हट गई। ब्रिटिश भारतीय सेना और नागा लोगों के संयुक्त प्रयासों ने इस निर्णायक जीत को सुनिश्चित किया, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया से जापानी सेना के पीछे हटने की शुरुआत को चिह्नित किया। कोहिमा की लड़ाई और साथ ही इम्फाल की लड़ाई दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना की पहली महत्वपूर्ण हार थी, जिसने ब्रिटिश भारत की ओर उनकी प्रगति को रोक दिया। कोहिमा में ही जापानी सेना को विनाशकारी नुकसान हुआ, जहां 7,000 से अधिक सैनिक मारे गए। इसके अलावा बीमारी और भुखमरी ने उनकी पीछे हटती सेना को और कमज़ोर कर दिया। इस जीत ने भारत को सुरक्षित रखा, एलाइड पावर्स के मनोबल को मजबूत किया
और बर्मा अभियान में एक निर्णायक मोड़ प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1945 में बर्मा की मित्र सेनाओं द्वारा मुक्ति हुई। स्थानीय नागा लोगों के लिए यह लड़ाई बड़ी कठिनाइयों का कारण बनी, लेकिन उनके रणनीतिक महत्व को भी उजागर किया। एलाइड पावर्स के प्रयासों में उनके योगदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना ने वापसी की, जिससे नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भारतीय संघ में सम्मिलित होना पड़ा। शुरू में शांतिपूर्ण रहे नागालैंड में तनाव तब बढ़ा जब 1951 में नागा नेशनल काउंसिल NSCN ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे दशकों तक विद्रोह का दौर चला। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN जैसे समूह, जो बाद में NSCN-IM और NSCN के जैसे धड़ों में विभाजित हो गए, नागा संप्रभुता के लिए सशस्त्र संघर्ष करते रहे। समय के साथ शांति प्रयासों जैसे शिलांग समझौता 1675 और NSCN-IM के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 1515 ने अपेक्षाकृत स्थिरता लाई। हालांकि छिटपुट हिंसा और अनसुलझे क्षेत्रीय मांगें अब भी बनी हुई हैं। इस बीच भारत और ब्रिटेन के संबंध उपनिवेशवादी प्रभुत्व से बदलकर व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित एक साझेदारी में बदल गए हैं, जिसे ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी समुदाय ने मजबूत किया है। इसी तरह भारत और जापान के संबंध 1952 के सैन फ्रांसिस्को शांति समझौते के बाद से काफी विकसित हुए हैं और अब एक रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुके हैं। जापान भारतीय बुनियादी ढांचे जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक प्रमुख निवेशक है। दोनों देश रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा में क्वाड अलायंस जैसे पहलुओं के माध्यम से सहयोग करते हैं। ये संबंध भारत की वैश्विक कूटनीति में बढ़ती महत्ता को दर्शाते हैं, जो साझा इतिहास और भविष्य की ओर देखती साझेदारी पर आधारित है। 2013 में ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम ने एक जनमत सर्वेक्षण आयोजित किया, जिसमें इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों को ब्रिटेन की सबसे महान लड़ाई के रूप में चुना गया। यह मान्यता द्वितीय विश्व युद्ध में इन लड़ाइयों के महत्व को दर्शाती है। 1944 में लड़ी गई ये लड़ाइयाँ जापानी सेना की भारत की ओर बढ़त को रोकने में निर्णायक साबित हुईं और बर्मा अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत बनी। यह मान्यता इन लड़ाइयों की रणनीतिक महत्ता और ब्रिटिश तथा एलाइड पावर्स द्वारा अनुभव किए गए भीषण युद्ध को रेखांकित करती है। इन लड़ाइयों को अक्सर स्टालिनग्राड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, उनकी तीव्रता और दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध के पाठ्यक्रम पर उनके प्रभाव के कारण। और इस तरह हमारे देश की धरती पर लड़ी गई ये महान लड़ाई, कोहिमा की लड़ाई, नागा लोगों के साहस, रणनीति और अदम्य आत्मा का प्रमाण बन गई। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक विजय को सुनिश्चित किया और यह संघर्ष सभी बाधाओं के खिलाफ जीता गया। कोहिमा युद्ध स्मारक, जिसमें प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट आज भी दिखाई देता है, इस भीषण युद्ध और कोहिमा की लड़ाई के दौरान दिए गए बलिदानों का स्थायी प्रमाण है। थैंक यू। I can see the ground, I can see the scenario, I can imagine that how brave they were, how hard did they work, and how tough they were. Three words that the Indians and the Nagas are using currently are remembrance, reconciliation, and rebirth. And I think that's very, very fitting for the occasion. The British, Indians and the Japanese fought for their own cause. However, as the time has passed, the wounds have healed and today all three are progressing in very friendly way. Remembrance is more than looking backwards. War is not far away at any point in time. When politics breaks down, a war is perhaps a consequence, and remembering those that sacrificed their lives is one way of countries coming together to make sure that any crises and any problems are resolved peacefully.